हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10th हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा जैव प्रक्रम और इस चैप्टर में अब तक 4 पार्ट्स आ चुके हैं। जो पहला पार्ट था और जो दूसरा पार्ट था, इन दोनों में हम लोगों ने पोषण को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण को देखा और मानव पाचन तंत्र को देखा। जो तीसरा पार्ट था उसमें हम लोगों ने श्वसन तंत्र को देखा और जो चौथा पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा वहन तंत्र मानवों के अंदर। वहन तंत्र मानवों के अंदर देखा, लेकिन पादपों में भी वहन होता है ना, पादपों में भी वहन तंत्र होता है। उसे हम लोग आज के इस पार्ट 5 में कवर करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक वीडियो में एक तंत्र को कवर किया जाए ताकि आप अच्छे से हर तंत्र को जो है प्लांट में और एनिमल में समझ पाए, ठीक है। वरना क्या होगा, खिचड़ी हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने वहन स्टार्ट किया था पिछले वाले पार्ट में, पार्ट 4 में। वहां मैंने आपसे कहा था कि वहन के बारे में, यानी कि परिवहन के बारे में, परिसंचरण के बारे में पढ़ना है आपको मानवों के अंदर और आपको पढ़ना है पादपों के अंदर। तो मानवों के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट 4 में, पादपों के अंदर बचा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पादपों में परिवहन देखेंगे या फिर पादपों में वहन देखेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग उत्सर्जन को देखेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे और पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, उन दोनों को हम लोग पार्ट 6 में देखेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। इसमें हमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, मानवों में भी और पादपों में भी, सारे के अंदर हमें देखना था, सारे के बारे में हमें पढ़ना था। इसीलिए ये चैप्टर जो है एक बड़ा चैप्टर बन जाता है। और यहां से क्लास 10th की अगर मैं बात करूं, बायो से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो यहां से सवाल भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि पादपों में परिवहन को कवर करते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 तरीके सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए मिट्टी से वो जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ करते हैं? फोटोसिंथेसिस वो पत्तियों में करते हैं, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल और प्रकाश ये दोनों चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऊर्जा का भंडारण कहने का मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है वो पत्तियों में बनता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस से बनता है और सनलाइट के प्रेजेंस से बनता है। फूड में ही क्या है, ऊर्जा है। तो फूड को हम अपने आप में ऊर्जा का भंडार जो है बोल सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, लेकिन प्लांट को केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल थोड़ी चाहिए खाना बनाने के लिए। भाई खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो चाहिए, तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा प्लांट बॉडी के ग्रोथ के लिए और भी तरह तरह के पदार्थ चाहिए होते हैं, और भी तरह तरह के पदार्थ चाहिए होते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 ले लिया, ठीक है, जल ले लिया, ठीक है, लेकिन प्लांट बॉडी को और भी तरह तरह के पदार्थ चाहिए होते हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए, है ना। उसे कहां से प्राप्त करते हैं प्लांट? उसे भी मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। प्लांट को जो कुछ भी चाहिए, अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो तो जो कुछ भी चाहिए वो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के अलावा भाई और क्या चाहिए? जैसे कि नाइट्रोजन चाहिए, जैसे कि फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, क्लोरीन चाहिए, बहुत तरह के जो है खनिज तत्व चाहिए या फिर खनिज लवण चाहिए। नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, इन सारे का अवशोषण होता है जड़ों के द्वारा। फास्फोरस के लिए फॉस्फेट आयन का अवशोषण होता है। ऐसे ही पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इन सारे खनिज आयन, खनिज लवण का जो है अवशोषण किया जाता है, मिट्टी के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मिट्टी ही निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, समझ में आ गया। लेकिन प्लांट बॉडी को ग्रो करने के लिए ओवरऑल और भी तरह के ये खनिज लवण चाहिए होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कई प्रकार के होते हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। मिट्टी से ही अवशोषण होना है, चाहे जल हो चाहे ये खनिज लवण हो, तो मिट्टी से ही अवशोषण किया जाता है।
और जड़ों के द्वारा अवशोषण किया जाता है, मिट्टी में जड़ें होती हैं। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंग, मृदा के संपर्क में आने वाले अंग कौन होते हैं भाई? रूट, है ना, रूट। तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। कहा जा रहा है मिट्टी के संपर्क वाले अंग यानी कि रूट, इनडायरेक्ट वे में रूट की बात की जा रही है, और क्लोरोफिल युक्त अंग इनडायरेक्ट वे में लीफ की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, दूरी इन दोनों के बीच की बहुत कम है, वैसे केस में जो भी कच्ची सामग्री अवशोषित की जाएगी जड़ों के द्वारा, और ये कच्ची सामग्री भाई क्या है? वही जल है। ये सारे जो खनिज लवण है, खनिज लवण या फिर आयन बोल दो, ये सारे जो कच्ची सामग्री है वो आसानी से विस्तृत होकर के पत्तियों तक पहुंच जाएंगे, और पत्तियों में जो खाना बनेगा वो आसानी से विस्तृत होकर के जड़ों तक पहुंच जाएंगे, आसानी से विस्तृत होकर के। लेकिन कब? जब इस पत्ती और जड़ के बीच दूरी बहुत कम है तब। लेकिन ये दूरी अगर बढ़ जाती है, ये जो पत्ती है और ये जो जड़ है भाई, इनके बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है, वैसे केस में जड़ों से जो पदार्थ अवशोषण किया जाएगा, कच्ची सामग्री को अवशोषित किया जाएगा, वो विसरण से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, विसरण अपर्याप्त रहेगा। विसरण अपर्याप्त है रूट से लीफ तक कच्ची सामग्री को पहुंचाने में, और पत्तियों में जो खाना बनेगा वो यहां तक विस्तृत होकर के नहीं आ पाएगा। विसरण जो है इस मामले में फिर अपर्याप्त होगा। ठीक, यदि पादप शरीर की अभिकल्पना यानी कि प्लांट बॉडी का जो डिजाइन है, अभिकल्पना का मतलब डिजाइन होता है, में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है, लीफ और रूट के बीच की दूरियां बढ़ जाती है, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री रूट के द्वारा जो कच्ची सामग्री एब्जॉर्ब की जाएगी वो, तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए पत्तियों में जो खाना बना उसी में तो ऊर्जा है, वो जड़ों तक जाने के लिए, जड़ों तक उपलब्ध कराने के लिए, पत्तियों में जो खाना बना वो जड़ों तक उपलब्ध कराने के लिए विस्तरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है रूट और लीफ के बीच में, भाई जहां पर कच्ची सामग्री को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और जहां पर खाना बन रहा है, अगर उनके बीच की दूरी ज्यादा है, वैसे केस में एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए जो है प्लांट के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। भाई अलग अलग प्लांट बॉडी डिजाइन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो अलग अलग होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं, प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, जैसे हम लोग गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर बड़ी संख्या में जो है कोशिकाएं मृत होती हैं। जैसे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ कोण ऊतक जो है उनकी कोशिकाएं डेड होती हैं। जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दो तो बाकी जो भी जाइलम के वेसल्स हैं, ट्रैकीड है और फाइबर है, वो सारे के सारे डेड होते हैं। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो है बड़ी संख्या में कोशिकाएं मृत होती है, और ना ही प्लांट जो है वो लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं। इसके कारण क्या होता है, प्लांट को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। हम लोगों के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है लोकोमोशन में ही खर्च होती है। हम लोग जो हिलते डुलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, उसी में ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा खर्च होती है। आवश्यकता कम होती है ना, ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है प्लांट को, तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है तो धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग वो कर सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है। ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन जो है किया जाएगा, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस किया जाएगा। ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो ब्लड के पास, इसके लिए क्या है कि तेजी के साथ सर्कुलेशन होना चाहिए, यानी कि जो वहन है वो तेजी के साथ होना चाहिए। ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन जो है ऑक्सीजन का तेजी के साथ होना चाहिए। तो हमारे अंदर जो वहन तंत्र प्रणाली है वो धीमे नहीं हो, फास्ट है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक पहुंचानी है श्वसन प्रक्रिया में इस एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए।
जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। कहा जा रहा है प्लांट के अंदर जो परिवहन होता है, चाहे फूड का चाहे कच्ची सामग्री का, अगर वृक्ष जो है वो लंबे हैं तो बहुत दूरी जो है उनके बीच में बहुत अधिक हो सकती है। भाई बहुत लंबा पादप है, बहुत लंबा वृक्ष है, बहुत लंबा वृक्ष है तो जड़ और पत्तियों के बीच में जो दूरी है काफी अधिक हो जाती है ना। तो वही चीज आपसे कही जा रही है। मानवों के केस में ये दूरी कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन जितने डिस्टेंस में होता है, जैसे आपकी जितनी हाइट है, मनुष्य की जितनी हाइट होती है, या फिर अगर आप जानवरों को भी ले लो तो जो जिराफ होते हैं भाई उनकी हाइट सबसे अधिक होती है। तो प्लांट से कंपेयर करेंगे तो जिराफ की हाइट भी बहुत कम होती है। तो प्लांट के अंदर जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में वो बहुत अधिक हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा कि जो प्लांट है उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि वो लोकोमोशन नहीं करते हैं। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं उनके बॉडी में डेड होते हैं और धीमे वहन तंत्र प्रणाली है। क्यों धीमा है हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, बता चुका हूं मैं, क्योंकि इनको ऊर्जा जो है कम चाहिए होती है। और प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है जड़ से पत्तियों तक, वो काफी अधिक दूरी पे हो सकती है अगर खास करके जो प्लांट है वो लंबा है। तो पादप वहन तंत्र यानी कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ, पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ, ये फूड की बात की जा रही है, ग्लूकोज की बात की जा रही है, तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। भाई प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, पत्तियों में जो खाना बनेगा उसे पादप के अलग अलग भागों में पहुंचाएगा और जड़ जो कच्ची सामग्री को अवशोषित करेगी जैसे कि जल है और जो खनिज लवण है, खनिज आयन है, उनका अवशोषण करेगी, उसी का ट्रांसपोर्टेशन ये प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित है। जो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा और जो इस कच्ची सामग्री का ट्रांसपोर्ट करेगा, ये दोनों अलग अलग चैनल हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नलिका है। एक जाइलम है जिसके बारे में आप जानते हैं, परिचित हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग पादप ऊतक। एक जाइलम है जो मिट्टी से प्राप्त जल खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम है जो पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दो ऐसे टिश्यू हैं, ये दो ऐसे टिश्यू हैं जो बनाते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जाइलम जो है इनसे जल और खनिज लवण का वहन होता है और जो फ्लोएम है इससे प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, खाना बनता है, उसका वहन होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जल का परिवहन कैसे होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां से प्रश्न जब आता है कथन आधारित तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत करके आते हैं। जड़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जो जड़ें होती हैं, जो जड़ें होती हैं, मान लीजिए कि ये जड़ है, इसमें होती है मूल रोम। ठीक है, इसमें होती है मूल रोम, है ना। ये जड़ है तो इसमें ऐसे मूल रोम होती है ना, बालों जैसी संरचनाएं होती हैं और यही वो संरचना है जो जल को अवशोषित करने का काम करती है या फिर खनिज आयनों को अवशोषित करने का काम करती है। हम जब बोलते हैं कि जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है तो जड़ में ये जो मूल रोम पाए जाते हैं इन्हीं के द्वारा अवशोषण होता है। ठीक, तो एक मूल रोम को मैंने ऐसे बड़ा करके दिखाया है, एक मूल रोम को ऐसे बड़ा करके दिखाया है। इस जड़ के चारों तरफ क्या है, मिट्टी है। इस जड़ के चारों तरफ क्या है कि भाई मिट्टी है ना। इस जड़ के चारों तरफ मिट्टी है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं, वेसल्स एंड ट्रैकिड आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। कहा जा रहा है कि जो जड़ है, तना है, पत्ती है, इन सारे में जाइलम के जो ये वाहिनिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। भाई ये जड़ की वाहिनिकाएं हैं, वाहिनिका है, ये तना की वाहिनिकाएं हैं और ये पत्ती की वाहिनिका है। ऐसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। पूरा एक ट्यूब बना लेते हैं, ट्यूब बना लेते हैं। यहां से जल अंदर घुसेगा,
यहां पत्तियों तक पहुंच जाएगा इसी इंटरकनेक्टेड वेसल के कारण। यही चीज आपसे कहा जा रहा है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है, भाई जड़ जो है मिट्टी में ही होती है, तो इनकी कोशिकाएं जो है मिट्टी के संपर्क में होती है तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है का मतलब क्या हुआ, एटीपी खर्च करके, ऊर्जा खर्च करके आयन प्राप्त करती है। ठीक, देखिए होता क्या है, ये जड़ है ना, ये मूल रोम है वास्तव में, तो मैं जड़ जड़ बार बार बोलूंगा तो आप समझ जाना, ये एक्चुअल में क्या है, मूल रोम है। इस मूल रोम में ना आयन की सांद्रता अधिक होती है। इस जड़ में आयन की सांद्रता अधिक होती है। देखो मैंने कोई भी आयन आप मान सकते हो, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कोई भी आयन मान सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने यहां पर 7 जो है यहां पर बना दिए हैं आयन, राइट। ये मिट्टी है, मिट्टी में आयन की सांद्रता जो है वो कम होती है, मिट्टी में आयन की सांद्रता कम होती है। तो सीन क्या बना अब बता दो। अच्छा पहले ये भी देख लो, अगर आयन की सांद्रता जड़ में अधिक है, अगर आयन की सांद्रता जड़ में अधिक है तो हम बोल सकते हैं कि जड़ में जो जल की सांद्रता है वो कम है। भाई विलय की सांद्रता अधिक है, विलय की सांद्रता अधिक है तो हम बोलेंगे कि जो विलायक है, जल है, जो जल है उसकी सांद्रता अंदर में कम है। यहां पर आयन की सांद्रता कम है तो हम बोलेंगे कि इधर जल की सांद्रता जो है वो अधिक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या होता है, भाई कायदे से होना ये चाहिए था कि इधर आयन की सांद्रता अधिक है, इधर कम है, तो आयन जो है ऐसे विसरित होता, आयन ऐसे विसरित होता, जड़ से मिट्टी की तरफ होता, जड़ से मिट्टी की तरफ होता। ठीक, लेकिन होता यह है कि आयन को ना जबरदस्ती लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर बुलाया जाता है प्लांट के द्वारा। अब ये अपने आप तो होगा नहीं भाई, अपने आप तो ये हो सकता था कि उच्च सांद्रता से आयन निम्न सांद्रता की ओर जाए, यही तो होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में पदार्थ अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान की ओर पदार्थ आए तो आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक, तो हाई कंसंट्रेशन है रूट में आयन और लो कंसंट्रेशन है आयन की मिट्टी में। प्लांट फिर भी जबरदस्ती जो है लो कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता से आयन को हाई कंसंट्रेशन की ओर मंगवा रहा है, यानी आयन को जो है अपने निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर मंगवा रहा है। इसके लिए प्लांट को जो है एटीपी खर्च करना पड़ता है, ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है प्लांट को। इसी को कहा जाता है सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एटीपी खर्च किया जाएगा तो सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो आयन्स हैं ये जाते हैं जड़ में। अब जड़ में आयन की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, कह सकते हो आपकी मिट्टी में जो आयन की सांद्रता है और जड़ में जो आयन की सांद्रता है उनमें अंतर काफी ज्यादा हो जाता है। अंदर में जड़ में आयन की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। इसको आप उल्टे वे में ये बोल सकते हो कि जड़ में जल की सांद्रता बहुत कम हो जाती है, जल की सांद्रता बहुत कम हो जाती है। मिट्टी में आयन की सांद्रता बहुत कम हो जाती है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, जल की सांद्रता मिट्टी में बहुत अधिक हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो जल है वो अपने आप ही इस जड़ में फोर्स के साथ अंदर प्रवेश करता है, फोर्स के साथ अंदर प्रवेश करता है। इसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। जल का डिफ्यूजन जो होता है उसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो प्लांट ने क्या तरीका अपनाया कि हमें भाई जल चाहिए, एक फोर्सफुल्ली जल चाहिए हमें। हम जल को लेना तो चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि एक बल के साथ आए, एक बल के साथ आए ताकि इसमें जो खनिज लवण है वो सब जो घुले हुए हैं सब के सब अंदर आ जाए। एक बल के साथ आए तो प्लांट ने दिमाग लगाया कि भाई हमें क्या करते हैं, थोड़ी एनर्जी खर्च करते हैं। पहले हम लोग आयन को, खूब सारे आयन को अंदर बुला लेते हैं ताकि जल की सांद्रता जो जड़ में है वो बहुत कम हो जाए और जो मिट्टी में है वो बहुत ज्यादा हो जाए। अपने आप ही जल जो है एक बल के साथ जड़ में प्रवेश कर जाएगा। समझ में आया? अब पढ़ो यहां पर, जड़ की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है
वह सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही ये जल जो है इस जड़ में प्रवेश करेगा, वैसे ही क्या होगा कि जड़ में जल की सांद्रता बढ़ेगी, तो हम इससे उल्टा रूप से भी बोल सकते हैं कि आयन की सांद्रता जो है पहले से कम हो जाएगी। तो दूसरे रूप में आप ये भी बोल सकते हो, दूसरे तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो आयन सांद्रण में अंतर उत्पन्न हुआ, इसे समाप्त करने के लिए जो जल है मिट्टी से वो जड़ में प्रवेश कर जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये याद रखिएगा कि जल के प्रवेश से पहले आयन का प्रवेश होता है, जल के प्रवेश से पहले आयन का प्रवेश होता है, और आयन का प्रवेश करवाने के लिए ऊर्जा जो है पादप खर्च करती है, ये एक्टिवली होता है। और उसके बाद जो है ऑस्मोसिस के जरिए जड़ प्रवेश करता है, जल प्रवेश करता है जड़ में, लेकिन यहाँ पर कोई एटीपी खर्च नहीं होती है, ऊर्जा खर्च नहीं होती है। जल के परिवेश में, जल के ऑस्मोसिस में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। इसका अर्थ है जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। अब कहा यह जा रहा है आपसे कि इसका अर्थ है जल अनवरत गति से, मतलब ऐसी गति जो लगातार चलती रहती है, जड़ के जाइलम में जाता है। अब देखो, ये तो मूल रोम था, ये रूट हेयर आपको यहां पर दिखाया गया है। जो बाह्य त्वचा होती है वहीं से एक एक्सटेंशन निकलता है जिसे मूल रोम बोलते हैं। तो जल जो है यहां से प्रवेश किया और जाइलम देखो यहां पर है। तो इस जल को, ये जो पूरा कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इस रीजन को पार करना पड़ेगा। इस रीजन को पार करके ये जो एंडोडर्मिस है, इस वाले रीजन को पार करना पड़ेगा, तब जाकर के जाइलम में ये जल जो है जाएगा। ठीक, मूल रोम जो है मूल रोम जो है जल को अवशोषित करती है। फिर वो जल जो है इस पूरे कॉर्टेक्स वाले रीजन को पार करते हुए, एंडोडर्मिस वाले रीजन को पार करते हुए इस जाइलम में प्रवेश करता है। जब जाइलम में प्रवेश करता है तो जाइलम के भीतर जो है एक दाब उत्पन्न होता है, दाब बढ़ जाता है। ठीक, जब ये पानी जाइलम के ट्यूब में प्रवेश करता है तो दाब उत्पन्न होता है। उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं, मूल दाब बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। भाई, रूट में जो जाइलम है, जड़ में जो जाइलम है, उसमें जो पानी गया है तो दाब उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे मूल दाब बोलते हैं। रूट को हम लोग मूल ही बोलते हैं। तो मूल के जाइलम में जो दाब उत्पन्न हुआ उसे हम लोग मूल दाब बोलते हैं। और इस जाइलम में फिर क्या होता है कि वाटर कॉलम बनता है। ये मान लो कि वेसल है, तो वेसल में क्या होता है कि ऐसे वाटर कॉलम बनता है, जल स्तंभ बनता है, जल के स्तंभ का निर्माण करता है। ऐसे जल के स्तंभ का निर्माण होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो वेसल है उसके दीवारों से भी ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर बल काम करता है, ससंजक बल, आसंजक बल और पृष्ठ तनाव। केवल नाम याद रखो, ससंजक बल, आसंजक बल और पृष्ठ तनाव, कोहेसिव, अधेसिव एंड सरफेस टेंशन। इन सारे का रोल होता है इस वाटर कॉलम को मेंटेन रखने का। ठीक, जो हम आमतौर पर पादप की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। अब ये जो रूट प्रेशर होता है, ये हेल्प करता है पादप में पानी को ऊपर पहुंचाने में, लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं, लंबे वृक्ष होते हैं, उसमें इस रूट प्रेशर का कोई योगदान नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। रूट प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। रूट प्रेशर पता है कहां पे काम करता है? मतलब रूट प्रेशर पानी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करता है। किसमें? जो छोटे प्लांट होते हैं, और वो भी कब? जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है तब। जो छोटे प्लांट होते हैं, और रात में बोल दो, लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग बोल दो, उसमें रूट प्रेशर का योगदान होता है जल को ऊपर चढ़ाने में, वो भी छोटे प्लांट में, याद रखिएगा। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि ये जो रूट प्रेशर है, ये जो दाब है, आमतौर पर पादपों की जो ऊंचाई हम देखते हैं, यह दाब, ये रूट प्रेशर की बात की जा रही है, दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है, खुद में पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए जो प्लांट है वो एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जल आपूर्ति है, पादप को जल की कमी नहीं है, यह मान लो, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। कहा जा रहा है कि पत्तियों से ये पत्ती है, इसमें भाई रंध्र है, स्टोमेटा है,
यहाँ से जो जल की हानि होती है वाष्प के रूप में, इसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो जल की जो हानि होती है उसका प्रतिस्थापन किससे हो जाता है भाई? पत्तियों में जो जाइलम है और उसकी जो वाहिका है ट्रैकीड है, उससे हो जाता है। पत्ती में जाइलम टिश्यू है, उसमें ट्रैकीड है, वेसल है, उसमें पानी है, वो पानी फिर उसका स्थान ले लेते हैं। जो जहां का पानी लॉस हुआ है इस वाष्पोत्सर्जन में, जहां के पानी की हानि हुई है इस वाष्पोत्सर्जन में, उस वाले स्थान में जो इस जाइलम के ट्रैकीड वेसल में पानी था वो उसका स्थान ले लेते हैं। ठीक, वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, सक्शन उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन यानी पत्तियों से जो जल के अणुओं का वाष्पन होता है वो एक सक्शन क्रिएट करता है, चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ऐसे पाइप डालते हैं, ऐसे चूसते हैं, ठीक है। तो जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो ऐसे पाइप में ऊपर की ओर चढ़ता है ना, सेम काम जो है समझ लो यहाँ पे होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलते हैं वेपर के फॉर्म में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपिरेशन में निकलते हैं यहाँ से वेपर के फॉर्म में, बोल सकते हो कि ऐसा होने से यहाँ पत्तियों में जल तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये प्लांट को मजबूर करती है, ये जो जल तनाव की स्थिति पैदा होती है ये प्लांट को मजबूर करती है जल को ऊपर खींचने में जड़ से। जो ये लॉस पानी का हो रहा है यहाँ से इस स्टोमेटा से, इससे एक चूषण उत्पन्न होता है। जो जाइलम, जो ये ट्रैकीड है, वेसल है, इसमें जो वाटर का कॉलम बना हुआ है, इस पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है जल तनाव की स्थिति में। यानी यहां से जो पानी निकला है उसका स्थान लेगा ना दूसरा पानी, यहां से जो पानी लॉस हुआ उसका स्थान जो है दूसरा पानी लेगा। वो दूसरा पानी कौन होगा? पत्ती में जो जाइलम है उसमें जो वेसल है, ट्रैकीड है, उसका स्थान जो है इस पानी का स्थान लेगा। फिर क्या होगा? पत्ती में जो जाइलम है उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो उसका स्थान कौन लेगा भाई? तना में जो जाइलम है वो पानी उसका स्थान लेगा। तना में फिर पानी वहां पर जो कम हो जाएगा फिर उसका स्थान कौन लेगा? उसका स्थान लेगा फिर जो जड़ में जो पानी है। तो इस प्रकार से जो है पूरा एक वाटर कॉलम कंटिन्यूअस जो है ऐसे चलता है। ठीक, पादप के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। पादप के वायवीय भाग यानी जो भाग हवा में है, एरियल पार्ट जो है, वहां से जल का जो हानि होता है वाष्प के रूप में, उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस वाष्पोत्सर्जन के कारण ही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव काम करता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है। और वो ट्रांसपिरेशन पुल है असली बल जो लंबे लंबे वृक्ष में पानी को, खनिज लवण को बोल सकते कि ऊपर टिप तक जो है पहुंचाने का काम करता है। आपने देखा कि भाई पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए दो प्रकार के बल हैं, एक तो मूल दाब है, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। मूल दाब तो किसी काम का नहीं है, ठीक, ये तो रात के समय में काम करेगा, वो भी छोटे छोटे प्लांट में, ठीक ना, और कुछ हाइट तक ही प्लांट को चढ़ा पाएगा, कुछ हाइट तक ही पानी को चढ़ा पाएगा। मेन ये ट्रांसपिरेशन पुल है, ये ट्रांसपिरेशन पुल कब क्रिएट होता है? जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब पत्तियों से जल की हानि होती है, जल तनाव की स्थिति पैदा होती है, तब जाकर के जो है जाइलम में जो वेसल है, ट्रैकीड है, उसमें जो वाटर कॉलम है उस पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या फिर वाष्पोत्सर्जन कर्षण बोलते हैं, हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। समझ में आया ना? वाष्पोत्सर्जन से पानी का हानि हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन से पानी का हानि तो हो रहा है, ये प्लांट के लिए सही बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी है। मतलब एक ऐसी चीज है वाष्पोत्सर्जन जो प्लांट के लिए अच्छा भी नहीं है लेकिन जरूरी भी है। भाई जल की हानि हो रही है लेकिन इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है कि जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो ये जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों का ऊपरमुखी गति में सहायक है। जड़ से जल का अवशोषण भी होता है और पानी को ऊपर चढ़ाने में भी हेल्प करता है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। हाँ, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो ये पत्ती है, पत्ती की जो सरफेस है ये ठंडी हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा कि जो वाष्पन होता है वो ठंडक उत्पन्न करता है, ठीक वैसे ही जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जो
ये पत्तियां जो होती है उसकी सतह जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय में विशेष रूप से प्रभावी है। रात के समय में कोई ट्रांसपिरेशन तो होता नहीं है, तो उस समय विशेष रूप से प्रभावी है, लेकिन वो भी याद रखिएगा जो छोटे प्लांट होते हैं उसमें। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। दिन के समय में जब रंध्र खुला होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो उस समय ट्रांसपिरेशन पुल जो है जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो ओवरऑल देखो तो आपने क्या पढ़ा यहां पर, आपने पढ़ा पहले कि जो जड़ें होती है वो पहले आयन को अवशोषित करती है। सबसे पहले जो है आयन को एब्जॉर्ब करती है, आयन को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसके लिए जो है एटीपी खर्च करना पड़ता है। आयन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस के जरिए। ठीक, यहां पे एटीपी खर्च नहीं होती है। ठीक, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर जो है, जो जल है, वो जाइलम में पहुंचता है। वहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं। अब ये रूट प्रेशर जो है वो जल को ऊपर पहुंचाने में अपना योगदान देता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये जो है नाइट में होता है, नाइट में इसका रोल होता है, और वो भी छोटे प्लांट में, स्मॉल प्लांट में। ठीक है, स्मॉल प्लांट में, राइट। उसके बाद आपने देखा ट्रांसपिरेशन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में। पादप के जो वायवीय भाग होते हैं वहां से वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो लीफ की सरफेस है, लीफ की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ठीक, यह ताप के नियमन में भी सहायक है, टेम्परेचर को रेगुलेट जो है ये ट्रांसपिरेशन करता है। और क्या होता है भाई, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, और ये बॉस है, यही वो बॉस है जिससे लंबे लंबे वृक्ष में पानी जो है जड़ से ऊपर तक पहुंचता है। और पानी के साथ साथ क्या होता है, पानी के साथ साथ उसमें जो घुले हुए खनिज लवण होते हैं वो सारे भी पहुंचते हैं। तो बस इतनी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग भोजन तथा दूसरे पदार्थों के स्थानांतरण के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने जाइलम से जल का परिवहन देख लिया है ना। अब भोजन के बारे में देख लेते हैं कि भोजन जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पत्तियों में जो खाना बनता है वो कैसे पहुंचते हैं पादप के अन्य भागों तक। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। भाई, प्रकाश संश्लेषण में जो खाना बना है, प्रकाश संश्लेषण में जो खाना बनता है प्लांट के लिए वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक, इसे पादप के अन्य भाग में कैसे भेजे जाते हैं वही तो पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पाद का वहन स्थानांतरण कहलाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना, फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना, फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के जरिए, उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में खाना जो बना वो तो ग्लूकोज के रूप में बना, हम जानते हैं। इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज के रूप में नहीं किया जाता है, सुक्रोज के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो खाना बनता तो ग्लूकोज के फॉर्म में है, लेकिन इसका जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ना कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। फ्लोएम के जरिए ही इस सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। तो फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारे स्टूडेंट्स याद रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि फूड के अलावा अमीनो एसिड का भी जो परिवहन है ये फ्लोएम के जरिए होता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड है, चाहे जो फूड है, फ्लोएम जो है उसको कहाँ लेकर के जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जड़ में लेकर के जाते हैं, फलों में लेकर के जाते हैं, बीजों में लेकर के जाते हैं और वृद्धि वाले अंगों में लेकर के जाते हैं। जो अंग अभी ग्रो कर रहे हैं, ताजा ताजा जो है अभी वो ग्रो ही कर रहे हैं, वहां लेकर के जाते हैं। तो फ्लोएम में फूड के अलावा अमीनो एसिड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फ्लोएम के जरिए फूड कहाँ पहुंचते हैं, तो जड़ में पहुंचते हैं, फल में पहुंचते हैं, बीज में पहुंचते हैं और ग्रोइंग पार्ट्स में पहुंचते हैं। ठीक,
भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालिनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। भाई जाइलम के द्वारा जो परिवहन होता है जल और खनिज लवणों का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से लीफ की ओर। ठीक है, रूट से लीफ की ओर, जड़ से पत्तियों की ओर ही जाइलम में परिवहन होता है। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो खाना जो है पत्तियों से अलग अलग दिशाओं में जा सकता है, अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि ये लीफ है, ये रूट है, तो लीफ से खाना रूट में और रूट से खाना लीफ में भी जा सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालिनी नलिका में। अच्छा, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे, फ्लोएम फाइबर पढ़े थे, फ्लोएम पैरानिकाइमा, उसके बाद सीव ट्यूब और उसके बाद आपने कंपेनियन सेल्स पढ़े थे। तो जो सीव ट्यूब होता है, ये सीव ट्यूब आपको दिखाया गया है, सीव ट्यूब, और ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, चालिनी नलिका और ये जो साथी कोशिका है, इन दोनों का रोल होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। यहां पर देख लो कि कैसे क्या होता है। मान लो कि ये पत्ती की कोशिका है जिसमें खाना बना है फोटोसिंथेसिस से। जो खाना बना वो ग्लूकोज के रूप में बना, इसको सुक्रोज के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस सुक्रोज को इस साथी कोशिका में लाया जाता है, इस सुक्रोज को इस साथी कोशिका में लाया जाता है, और इस साथी कोशिका से वो जो खाना है, ये जो सुक्रोज है, ये इस फ्लोएम में आता है, फ्लोएम की इस चालिनी नलिका में आता है। और ऐसा होता है ऊर्जा खर्च करके, यानी यहां पर भी एटीपी खर्च किया जाता है, ऊर्जा खर्च किया जाता है। ये भूल जाते हैं स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे आयन का अवशोषण जड़ों के द्वारा किया जाता है, एटीपी खर्च करके, ऊर्जा खर्च करके, वैसे ही इस प्रोसेस को हम लोग लोडिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना या फिर ये जो सुक्रोज है, इसको जो लोड किया जाता है फ्लोएम में, वो एटीपी खर्च करके किया जाता है। फोटोसिंथेटिक सेल से जो सुक्रोज को लोड किया जाता है फ्लोएम में, ये एटीपी खर्च करके किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सुक्रोज जब इस फ्लोएम में आता है, सुक्रोज जब इस फ्लोएम में आता है तो सुक्रोज अपने आप में विलय है, जल विलायक है। सुक्रोज जो है घुले हुए अवस्था में ही होता है, जिसमें कि जल भी होता है और सुक्रोज भी होता है। तो सुक्रोज की जो सांद्रता है इस फ्लोएम में बहुत अधिक हो जाती है। सुक्रोज की सांद्रता जो है, सुक्रोज जो कि अपने आप में विलय है, विलय की सांद्रता इसमें बहुत अधिक हो जाती है, और विलय सुक्रोज है, सुक्रोज की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, जल की सांद्रता जो है इसमें कम हो जाती है। अब होता यह है कि भाई ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, ये दोनों पास पास होते हैं। ये फ्लोएम है, ब्लैक वाला फ्लोएम है, और ये पेंसिल जो है वो जाइलम है। अब इस फ्लोएम में यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या हुआ कि विलय की सांद्रता अधिक हो गई, यानी कि विलायक जल की सांद्रता कम हो गई। सुक्रोज की सांद्रता अधिक है, जल की सांद्रता कम है, और इसमें क्या है, जल है और खनिज लवण है। इसमें जल की सांद्रता बहुत ज्यादा है, जाइलम में तो जल ही जल है। तो क्या होता है कि यहां से जो जल है ऑस्मोसिस के जरिए इस फ्लोएम में चला आता है। अपने इसमें उच्च सांद्रता है ना, उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर जल जो है ऑस्मोसिस के जरिए चला जाता है। तो जाइलम से पानी जो है इस फ्लोएम में चला आता है। जब पानी इस फ्लोएम में आता है तो प्रेशर यहाँ का इंक्रीज हो जाता है, दाब जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, इसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाने के कारण क्या होता है कि नीचे की ओर जो है फोर्स लगता है, नीचे की ओर फोर्स लगता है। यहाँ का दाब ज्यादा है, नीचे का दाब कम है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो सारे जो पदार्थ होते हैं, जो सुक्रोज है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। भाई ऊपर में दाब ज्यादा है, नीचे में कम है, तो जिधर दाब कम है उधर की ओर सुक्रोज जाएगा ना। बोल सकते हो एक तरह से दाब डाला जा रहा है, खूब पुश किया जा रहा है सुक्रोज को नीचे की ओर। ठीक, तो ये जो सुक्रोज है ये नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो वापस से साथी कोशिका है, यहाँ पर साथी कोशिका है, और ये वो कोशिका है जहां पर फूड चाहिए, जिसको फूड चाहिए। तो मान लो ये रूट की कोशिका है, जड़ की कोशिका है। भाई जड़ की कोशिका है, इसको खाना चाहिए था, तो पत्तियों से खाना जो है इस फ्लोएम के जरिए यहाँ पे आया, यहाँ से फिर खाना जो है इस साथी कोशिका में, और साथी कोशिका से इस रूट में। जहां पे खाना बनता है उसे हम लोग सोर्स बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, और जहां पर खाना चाहिए उसे सिंक बोलते हैं। अब खाना जो है यहां पर अनलोड होगा, तो इसे हम लोग अनलोडिंग बोलते हैं। लोडिंग हुआ था पत्तियों से खाना इस वाले कोशिका से जिसमें खाना बना है, उससे फ्लोएम में खाना आया था। यहां पर अनलोडिंग होगा, फ्लोएम से खाना निकलकर किस में जाएगा, उस कोशिका में जाएगा।
उस कोशिका में जाएगा जिसमें खाने की जरूरत है। यहां पर भी एटीपी खर्च होता है, यहां भी ऊर्जा जो है खर्च करनी पड़ती है पादप को। तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाएंगे कहां? वो चले जाएंगे इस कोशिका में। जब सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स यहां से चले जाएंगे कोशिका में, तो यहां पर विलय पदार्थ की सांद्रता जो है अब कम हो जाएगी। सुक्रोज की सांद्रता कम हो जाएगी, विलय की सांद्रता कम हो जाएगी और जल की सांद्रता इसमें अधिक हो जाएगी। जाइलम में क्या है? जाइलम में जल है और साथ में खनिज आयन भी है ना, खनिज आयन भी है। तो खनिज आयन भी अपने आप में विलय है, सुक्रोज भी अपने आप में विलय है। अब होता कुछ ऐसा है, जब अनलोडिंग होता है तो इसमें जो विलय की सांद्रता है वो कम हो जाती है और इस जाइलम में विलय की सांद्रता अधिक होती है। इसमें जो खनिज आयन घुले हुए हैं उसके तुलना में बता रहा हूं कि इसमें जो विलय है सुक्रोज उसकी सांद्रता कम हो गई। इसमें जो विलय है खनिज आयन इसकी सांद्रता कैसी है? अधिक है। तो इसमें जल की सांद्रता कम हो जाती है जाइलम में और इसमें जल की सांद्रता अधिक हो जाती है। तो जो जल है वो वापस से इसमें चला जाता है ऑस्मोसिस के जरिए, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जाइलम द्वारा जल परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। बोला जाइलम में जो जल का परिवहन होता है उसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि ससंजक बल, असंजक बल और पृष्ठ तनाव इन सारे का रोल होता है। इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। ऊर्जा के उपयोग से, एटीपी के उपयोग से, यही चीज मैंने आपसे कहा। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। ग्लूकोज जो कि सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्लोएम के जरिए वो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही होता है। एटीपी क्या है? फ्यूल है, फ्यूल एनर्जी करेंसी है, इसी से होता है। केवल स्टूडेंट जो है ये याद रखते हैं कि फ्लोएम में खाना ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है और फ्लोएम से जो है खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो ये भूल जाते हैं कि इसमें ऊर्जा खर्च होती है। जब एग्जाम में सवाल आएगा यहां से तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, आप सही करके अब आएंगे, ठीक है। ये याद रखना आप कि एटीपी खर्च किया जाता है, ऊर्जा खर्च किया जाता है, यानी कि सक्रिय रूप से, है ना, सक्रिय रूप से परिवहन होता है फूड का फ्लोएम में। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यहां इसकी बात की जा रही है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यहां पर नीचे की ओर दिखाया गया है, इसकी बात की जा रही है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थ का स्थानांतरण करता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलियों में होता है जिसमें वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पत्तियों में खाना बनता है, लेकिन जब पत्तियां झड़ जाएगी बसंत के समय में तो खाना कौन बनाएगा? तब तो खाना नहीं बनेगा। वैसे में रूट में जड़ में और तना में जो खाना संचित रहता है, स्टोर्ड रहता है, वही खाना जो है कलियों तक पहुंचता है इस फ्लोएम के जरिए, ताकि जो वो कली है वो अच्छे से ग्रो कर सके, है ना, अच्छे से ग्रो कर सके, उसको भी जो है एनर्जी मिल सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एटीपी के खर्च के द्वारा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। और दोनों दिशाओं में जो है ये फ्लोएम के जरिए फूड का और इस अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये खाना जाता कहाँ है? तो जड़ में जाता है, फल है, बीज है, वृद्धि वाले अंग है, उसमें जाता है, ठीक। अब आपसे किताब में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? उच्च संगठित पादप यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें वहन तंत्र के घटक क्या है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आइए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। आपका कुछ रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? यानी मनुष्यों में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके घटक कौन से हैं? तो देखो, हार्ट है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। उसके बाद ब्लड है। ब्लड में ऑक्सीजन है, पोषक तत्व है ना, हार्मोन है और जो
अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया वगैरह है, वो सारे इसमें घुले होते हैं। इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से होता है और इस ब्लड को पंप करने का काम ये हार्ट करता है। उसके अलावा रक्तवाहिनी होती है 3 प्रकार की, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका काम होता है रक्त को हृदय से दूर ले जाना। शिरा का काम होता है रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाना। और पदार्थों का आदान प्रदान जो है इसी केशिका से होता है। भाई खून और कोशिका के बीच में जो आदान प्रदान होगा पदार्थों का, वो केशिका की मदद से ही होगा। क्योंकि केशिका की मोटाई कितनी है? 1 कोशिका की मोटाई है, बस 1 केशिका की मोटाई होती है, बहुत पतली इसकी दीवार होती है। तो जो आदान प्रदान होता है ब्लड और कोशिका के बीच में, वो इसी केशिका के थ्रू होता है। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित, है ना, विऑक्सीजनित, यहाँ पर विऑक्सीजनित होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड रक्त को अलग करना क्यों आवश्यक है? कहा जा रहा है जो स्तनधारी है और जो पक्षी है उसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है? देखो स्तनधारी और पक्षी की बात करते हैं ना, तो इन्हें ना ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इन्हें अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि ये समतापी जीव होते हैं। बाहर का तापमान कुछ भी रहे, इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए इन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है मतलब ज्यादा ऊर्जा को उत्पादन करना होगा। ज्यादा ऊर्जा को उत्पादन करना होगा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और ज्यादा ऑक्सीजन कब आएगा? जब ब्लड में केवल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो। अगर मान लीजिए कि ब्लड मिक्स्ड है, कोशिकाओं तक मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, तो नो डाउट ऑक्सीजन तो उनमें होंगे ही, लेकिन उनकी मात्रा कम होगी, वैसे में ऊर्जा का उत्पादन भी कम होगा। तो ये आवश्यक इसलिए है, इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बचा जा सकता है। शरीर को शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त निरंतर आपूर्ति मिलती है, जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उच्च तापमान बनाए रखने में सहायक होता है, जो पक्षियों और स्तनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि वही समतापी, यानी कि वही जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बनाए रखने में सहायक होते हैं। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें वहन तंत्र ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? तो 2 ही है, जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम जल और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम के द्वारा जल और खनिज जो है जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है। और फ्लोएम के जरिए क्या होता है? पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक, फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और मैंने आपसे कहा ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनता है, लेकिन सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो जल और खनिज लवण जाइलम के माध्यम से जड़ों से पत्तियों की ओर जाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से परासरण, है ना, परासरण ऑस्मोसिस के जरिए जल का अवशोषण होता है, लेकिन उससे पहले आयन का अवशोषण होता है, पढ़ चुके हैं। जड़ दाब बोले तो मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन कर्षण ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा संचालित होती है। तो पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ऑस्मोसिस के जरिए जल का अवशोषण होता है और एटीपी खर्च करके सक्रिय रूप से आयन का अवशोषण उससे पहले हो जाता है, तब जाकर के जल का जो है ऑस्मोसिस के जरिए अवशोषण होता है। उसके बाद मूल दाब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि रात्रि के समय में छोटे प्लांट में जो है पानी को थोड़ा कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ाने में इसका योगदान होता है। बड़े प्लांट में पानी को ऊपर चढ़ाने में इसका कोई योगदान नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का जो है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोल दो या फिर वाष्पोत्सर्जन कर्षण बोल दो, ट्रांसपिरेशन पुल ही मेन रोल प्ले करता है पानी को लंबे वृक्ष में ऊपर तक पहुंचाने में। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधे के अन्य हिस्सों में पहुंचता है, पढ़ चुके हैं। यह प्रक्रिया सक्रिय परिवहन द्वारा होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होती है। मतलब क्या हुआ? एटीपी खर्च करके, ऊर्जा खर्च करके, जिसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, राइट। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पादपों में जो वहन होता है उसके बारे में। अगले वाले पार्ट में हम लोग पादप में जो उत्सर्जन होता है और मानवों में जो उत्सर्जन होता है उसके बारे में कवर करेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।